हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10th का साइंस का जो हमारा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट पढ़ेंगे। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट है। पहले तो आप अपने साइंस को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों पार्ट में आप पहले अपने क्लास 10th के साइंस के सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। उसके बाद एक 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 सब्जेक्ट को, यानी कि एक एक पार्ट को आप एक एक पार्ट के क्रम में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जिससे आपका सिलेबस टाइम टू टाइम खत्म हो जाएगा, सभी चीज़ें आपको क्लियर से याद रहेंगी। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट का जो हमारा पहला चैप्टर है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा बोर्ड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आइए देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना, कि आखिर ये चैप्टर है क्या। इसमें दिया गया है हमारे चारों ओर की दुनिया, यानी संसार अनेक रंग बिरंगे फल फूलों, पशु पक्षियों तथा अनेक अन्य वस्तुओं से परिपूर्ण है। ये सभी वस्तुएं दिन में तो हमें साफ दिखाई देती हैं, परंतु रात के अंधेरे में नहीं दिखाई देती हैं। अतः स्पष्ट है कि वस्तुओं के दिखाई देने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब रात हो जाती है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती। उसके लिए हम टार्च का उपयोग करते हैं, जिसमें से प्रकाश निकलता है। जब प्रकाश उस पर पड़ता है वस्तु पर, तो वो चीज़ें हमें विजुअलाइज होती हैं, हमें दिखती हैं। यही कहने का मतलब है इसका। हम जानते हैं कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रकाश की डिफिनीशन पूछ ली जाएगी कि प्रकाश की परिभाषा क्या है, तो आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट इज अ एनर्जी, ओके, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, यानी जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी हम उनके आर पार देख सकते हैं। जैसे कि जैसे कि हमारा ग्लास हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घड़ी का जो ऊपर वाला ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण हमें अंदर की जो सुई है वो हमें दिख पा रही है। ये हमारा ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इसी के स्थान पे पॉलिशदार शीशा ले लें तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, जिससे हमें पीछे की वस्तुएं नहीं दिख पाएंगी, ठीक है। देखिए, पारदर्शी पारदर्शी वस्तुओं के पीछे हम क्यों देख पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है क्योंकि प्रकाश इसमें से आर पार हो जाती है। प्रकाश प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, ठीक है। वो घटनाएं कौन कौन सी हैं। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो हमारे पास मिरर होता है, उसके द्वारा हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के कारण होता है। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, जो इंद्रधनुष के अंदर हम जो सुंदर रंग देखते हैं, वो भी प्रकाश के कारण ही होता है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, ये भी प्रकाश के ही कारण होता है। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा, ठीक है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्रकृति तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, तथा मोमबत्ती, वैद्युत बल्ब तथा आदि मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत हैं। जो हमारा सूर्य है, ये हमारा नेचुरल सोर्स है, और जो हमारी टार्च होती है, मोमबत्ती होती है, ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ये कृत्रिम सोर्स होते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं, जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब आदि। इसके विपरीत वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, बर्तन हो गया, इन सब पर हम अगर प्रकाश डालेंगे तभी ये वस्तुएं जो है हमें दिखेंगी। लेकिन जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर स्वतः का प्रकाश होता है, वे स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ल्यूमिनस यानी प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन पूछ ली जाएगी, तो आप बताएंगे कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। जैसे
एग्जाम्पल भी पूछेगा तो आप बताइएगा। जैसे सूर्य हो गया, वैद्युत बल्ब हो गया, टार्च हो गया, ये सब क्या अपने से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, अपने से प्रकाश को बनाते हैं। लेकिन वहीं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, बर्तन हो गया, ठीक है, जैसे ये पेन हो गई, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके, यानी एक सीधी रेखा में इसको चलाकर इसका उपयोग करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति के घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी तथा हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। आखिर कोई भी चीज़ होगी तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, तो इसी प्रकार हमारा प्रकाश के गुण दिया गया है। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न होता तो आप वस्तुओं को न देख पाते। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। क्या आपको प्रकाश दिखाई देता है? आपको प्रकाश नहीं दिखाई देता, बल्कि आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के वजह से। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। जो लाइट है वो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स के रूप में चलता है। अब देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या दी गई है। अब देखिए, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई भी चीज़ चमकदार है, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर की चीज़ें कुछ जो सुई है ये चमकदार है, तो इस पर से जो हमारी प्रकाश पड़ रही है उसका हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है, जिस कारण ये चमक रहा है। प्रकाश निर्वात में चल सकती है, ठीक है। जो हमारा प्रकाश है वो निर्वात में चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आप क्लास 8th में ही पढ़े होंगे कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये वैल्यू आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, ये पॉइंट आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप उन्हें कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। आइए इसकी पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं। साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। जो प्रकाश है वो हमारी एक सीधी रेखा में चलता है। छठवीं प्रॉपर्टी दी गई है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता, ठीक है। इसकी सातवीं प्रॉपर्टी दी गई है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रकाश तरंग जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जो प्रकाश तरंग है जिस सरल रेखीय पथ पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। हमारा ये आरसीसी कोचिंग सेंटर आपके लिए, आपके क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करेगा। अभी आपकी क्लासेस फ्री चल रही हैं यूट्यूब पर, इसलिए इसका आप फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस कोचिंग सेंटर के बारे में अवश्य बताएं। आपकी चीज़ों को टाइम टू टाइम समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उन्हें आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताया जाएगा। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो में इसको ओवर कर देंगे। उसके बाद एक रिवीजन वीडियो बनाई जाएगी। रिवीजन वीडियो में क्या होगा कि हम एक चैप्टर को पूरे एक वीडियो में ही कवर अप करने वाले होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका नॉलेज बूस्टर दिया गया है। नॉलेज बूस्टर में क्या है, यदि प्रकाश के मार्ग में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, ठीक है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश का विवर्तन है, आप जब क्लास 12th में आएंगे तो इस पर आपको बेसिक से पूरा टॉप लेवल तक समझाया जाएगा कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। अभी इसके बस प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है कि यदि प्रकाश के मार्ग में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो, यहाँ एकदम मतलब अत्यंत छोटी वस्तु की बात की गई है, अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, ठीक है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह
प्रकाशिकी जिससे तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती हैं। विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे, यानी आप क्लास 12th में इसका अध्ययन जरूर से जरूर करेंगे। इसकी एक हेडिंग है, उसमें आपको सबसे डेप्थ में बताया जाएगा कि हाँ, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ये कैसे वेव्स के रूप में चलता है, कब जो अपारदर्शी माध्यम है वो अगर रास्ते में आ जाता है ये तो कैसे ये मुड़ता है। आपको एकदम डेप्थ में चीज़ें बताई जाएंगी फिजिक्स में, उसकी चिंता ना कीजिए। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव के साथ अन्योन्य क्रियाओं के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया। ये हमारा मेन पॉइंट है, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा प्रकाश की प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, अब यह हमारी पहली हेडिंग होने वाली है, प्रकाश का परावर्तन। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पक्के से पक्के बनने हैं, ठीक है। हर बार पूछा जाता है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर अभी ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जब होम एग्ज़ाम होगा, स्कूल में टेस्ट होंगे, तो इस हेडिंग के बारे में और इसके फिगर्स के बारे में आपको ज़रूर को ज़रूर लिखने के लिए दिया जाएगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकनी तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल पर टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन। चित्र से आप समझ सकते हैं, ये हमारा एक तल हो गया, पॉलिशदार तल है, इसके दूसरे सतह पर यहाँ पॉलिश की गई है। अब जब हम यहाँ से आपतित किरण यानी कि एक लाइट सोर्स को इस पे डालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, तो इसका अधिकांश भाग यानी इसका 99% भाग जो है ये हमारा परावर्तित होकर इसी माध्यम में, ये हमारा अलग माध्यम है और ये जो हमारा ये ग्लास है ये अलग माध्यम है, ठीक है। ये हमारा एयर वाला माध्यम है, एयर वाले माध्यम में ही हमने प्रकाश को आपतित कराया है और इसी माध्यम में प्रकाश परावर्तित होकर चला गया है, ठीक है। यही घटना जो होती है ये हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है, जो प्रकाश है जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। इस तल को हम परावर्तक तल कहेंगे, ठीक है। किसी तल के परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। जो हमारा ये जो प्रकाश है, प्रकाश कितना निकलेगा, ये हमारा तो 100% यहाँ से डाला गया है। अब यहाँ से कितना परसेंट भाग हमारा परावर्तित होकर निकलेगा, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। कोई भी तल जितना अधिक चिकना व पॉलिशदार होता है, यानी कि ये जो तल है जितना ही अधिक पॉलिशदार यानी कि जितना ही अधिक चिकना होगा, परावर्तित प्रकाश की मात्रा उतनी भी अधिक होगी। तल या दर्पण, दर्पण जो हमारा है यम यम डैश से टकराने वाली किरण ए एन, हम ये जो आपतित किरण है इसको ए एन मान लेंगे, ए एन को आपतित किरण कहते हैं, तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को यंसी, ये जो प्रकाश लौट रही है इसको हम यनवी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ इसमें गलत लिखा गया है, यहाँ हम यनवी मानेंगे। इस वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, यानी जो हमारा यन पॉइंट यन है इसको हम आपतन बिंदु कहेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु यन पर दर्पण तल से डाला गया लंब, यानी कि आपतन बिंदु यन पर दर्पण तल से डाला गया लंब, ये हमारा ये यन डैश जो है ये लंब है। तल और ये लंब के बीच का कोण हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपतन बिंदु यन पर दर्पण तल से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, यानी इस लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे, यानी अभिलंब। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को
आपतन कोण, यानी इस वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, सबसे सरल चीज़ों को पढ़ा। सबसे सरल मायने में आपको एक क्विक रिवीजन कराते हैं। प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप इस डिफिनेशन को जब याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आने लगेंगी। हालांकि एकदम सरल तरीके से समझाया हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, प्रकाश की किसी चिकने तल पर प्रकाश की किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किसी परावर्तक तल से प्रकाश के परावर्तन के अग्रलिखित दो नियम हैं। प्रकाश का जो परावर्तन का नियम होता है वो दो होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इस तल को आपतन तल कहते हैं। दूसरा नियम बताया जा रहा है कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है। तल के अभिलंब तथा आपतन किरण के बीच कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण बराबर होते हैं। यानी जो हमारा परावर्तन कोण बराबर होगा आपतन कोण के, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आर बराबर कोण आई। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर करता हूँ। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसके नेक्स्ट हेडिंग को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।